तो राम राम सभी भाइयों को। आज हम लोग अपने बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। यामाहा FZ 250 250 सीसी है और ये मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके हैं बाइक किए हुए। और अब मैं आज इसका रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि अभी ये करंटली वर्थ इट है या नहीं है, और 2024 में आपको इसे बाइक करना चाहिए या नहीं। ये मेरा मॉन्स्टर एडिशन था, मैंने 2021 में बाइक किया हुआ था। तो अभी हम पहले बाइक का 360 व्यू देते हैं आपको, फिर इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो ये रहा गाड़ी का फ्रंट लुक ऐसे आता है, और ये मॉन्स्टर एडिशन था तो जो स्टिकर वगैरह लग के दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब पहले से ऑलरेडी लग के आते हैं। इसके लिए 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था। अदरवाइज़ मेरी बाइक मुझे 170 पड़ रही थी, बट मुझे इसका टोटल कॉस्ट 173 अप्रॉक्स पड़ गया था। ये गाड़ी का बैक एंड है, इसका एक इंडिकेटर टूट गया है, किसी ने गिरा दिया था, मुझे याद नहीं है। और देख सकते हैं आप लोग, ये टोटल 360 व्यू हो गया आपका। दोनों साइड पे स्टिकर मिल जाते हैं बैचिंग, और इसका एक प्योर ब्लैक एडिशन भी आता है, वो मैंने बाई नहीं किया था क्योंकि मुझे ये ज़्यादा कूल लग रहा था उस टाइम पे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये टोटल 360 व्यू हो गया बाइक का। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें देखिए आपको मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जिससे कि ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। और 250 सीसी इंजन है, 5 गियर बॉक्स के साथ आता है, जिससे कि इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये होता है 5 गियर बॉक्स का कि स्पीड थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। स्पीड थोड़ा, जैसे आप कंपेयर करेंगे MT-15 से, तो MT-15 इवन 150 सीसी है, फिर भी इससे उसकी टॉप स्पीड थोड़ा ज़्यादा है। हाँ, इनिशियल स्टेज में अगर आप देखें, ड्रैग में देखें, 100 मीटर में देखें, तो इसका 250 सीसी इंजन होने की वजह से ये 100 मीटर की रेस में तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा फार बेटर वर्क करती है। बट अगर आप टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड में ये MT-15 से काफ़ी पीछे है, क्योंकि MT-15 इससे थोड़ा सा लाइट वेट है और इसका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से भी एक रीज़न ये भी हो जाता है। मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं भगाया हुआ है, बट मैंने एट द एंड चेक करने के लिए मैंने एक बार भगाया था, तो अप्रॉक्स 135, मैं जब सिंगल था तब ये 135 जा रही थी, और डबल में जब मैं पिलियन के साथ में था तो मैंने इसको 125 समथिंग खींचा हुआ है। उसके अलावा मैंने कभी चेक नहीं किया। इसकी स्क्रीन की बात करें तो देखिए, जैसे MT-15 में सेम स्क्रीन आती है, यामाहा की ऑलमोस्ट बाइकों में सेम स्क्रीन ही आती है, बट इसमें इन कंपैरिजन अदर बाइक कुछ थोड़ा ज़्यादा ही छोटी दे रखी है। इवन इफ़ कितना बड़ा एरिया था तो ये पूरे में दे सकते थे, बट इनमें इधर पे इंडिकेटर के लिए दे रखा है। जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चला के, ये इंडिकेटर के दे रखा है, एक ये लाइट का दे रखा है, इधर पे ये न्यूट्रल शो करता है, और ये इंजन चेकलेट है जो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 बार चेक करा चुकी। जब भी मैं सर्विस कराने जाता हूँ मैं हर बार चेक कराई, लेकिन ये कुछ टाइम बाद फिर से ऑलमोस्ट हर बार ये आ जाती है वापस से। बाकी देख लीजिए, इसका ये पैनल तो बहुत छोटा सा दे रखा है। 14 लीटर की टंकी आती है इसके साथ में, तो अगर आप लॉन्ग रूट में जाना चाहते हैं तो काफ़ी ठीक रहता है। 14 लीटर की टंकी सफिशिएंट हो जाती है आप लोगों के लिए। और ये पिलियन सीट है जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं है, बल हल्की सी ऊंची तो पड़ जाती है, बट अगर यही MT-15 में कंपेयर करेंगे तो MT-15 की सीट थोड़ी छोटी पड़ जाती है। छोटे होने की वजह से ये हो जाता है, अगर आप लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, आपके साथ पिलियन भी है, तो उसके पैर जो होते हैं ना बहुत आगे तक आ जाते हैं। सीट भी बहुत छोटी है तो कंफर्टेबल नहीं होती। बात करें अगर फाइबर की, तो फाइबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे रखा है, इतना ज़्यादा मतलब इतनी आसानी से ब्रेकेबल नहीं है। अगर आप 1-2 बार एक्सीडेंट भी अगर इन केस भगवान न करे होता भी है, तो फाइबर इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता। मेरा भी जैसे देखिए आप स्क्रैच दिख रहे होंगे, मैं 2-3 बार इससे मेरा नॉर्मल एक्सीडेंट हो चुका है, बट ये इसका भी टूटा नहीं। बट हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है कि इसमें जो नीचे यहाँ पे लगी रहती हैं, बुल्ट्स लगे रहते हैं, जैसे ये छोटे छोटे आप देख रहे होंगे प्लास्टिक वाले, ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये गिर जाते हैं, ये ईजिली ब्रेकेबल है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं ये। तो इससे क्या होता है, गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। जैसे आप टॉप स्पीड में भगा रहे होंगे तो गाड़ी में वाइब्रेशन से समझ में आने लगता है आपको, और हल्की हल्की सी आवाज़ आने लगती है। जैसे अभी देख रहे होंगे इसमें हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है, कहीं से ब्रेकेबल नहीं है बट आवाज़ आ रही है हल्की हल्की सी। बात करें इंजन की, तो इंजन 250 सीसी का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन है, और इसका बोर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजन आवाज़ बहुत करता है। जब आप नई बाइक खरीद के लाएंगे तो इंजन में आवाज़ बहुत आएगी, और इसके रिबिट बहुत ढीले रहते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ढीले होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब गाड़ी रमा हो रही होती है तो आवाज़ बहुत करती है। तो आपको लगेगा कि जैसे बाइक में कुछ गड़बड़ है या इंजन में कोई प्रॉब्लम है, बट ऐसा होता नहीं है। वो आप जब फर्स्ट सर्विस कराने जाएंगे या सेकंड सर्विस कराने जाएंगे तो उनको बोल दीजिए कि इंजन से आवाज़ बहुत आ रही है, वो टाइट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डुअल चैनल ABS होने का एक देखिए बेनिफिट ये भी होता है, जैसे MT में आता है सिंगल चैनल ABS आता है, तो इससे आप अगर गीले सरफेस में या बरसात के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो ये कंट्रोल बहुत अच्छा देती है। MT के कंपैरिजन में बहुत अच्छा कंट्रोल देती है क्योंकि डुअल चैनल ABS आता है। बट अगर टायर विड्थ की बात करें तो टायर विड्थ दोनों में सेम आती है, तो टायर विड्थ में कोई डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात करेंगे इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद मुझे प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने बाइक 2021 अगस्त में बाइक कर रखी थी। मुझे ये बाइक तब 170 समथिंग पड़ गई थी।
और बाइक करते ही शायद 1 महीना ही हुआ होगा और बाइक की क्लच प्लेट चली गई थी। मैंने बाइक किसी और को दे रखी थी और उसने ज़्यादा क्लच यूज़ करते हुए बाइक 70-80 किलोमीटर ड्राइव कर रखी थी। तो उससे प्रॉब्लम यह आई, क्लच प्लेट चेंज करवानी पड़ी मुझे। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे एक अच्छा सर्विस सेंटर नहीं है या फिर एक अच्छा बड़ा शोरूम नहीं है, तो आप मत बाई करिए। क्योंकि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, मैं जैसे बांदा सिटी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे जो सर्विस सेंटर है, इवन सर्विस सेंटर है, अच्छा सर्विस सेंटर है और ऑलमोस्ट सारी बाइक रखते हैं वो। बट क्या होता है ना कि यहाँ पर भी सेल इतनी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से क्या होता है मैकेनिक्स अच्छे नहीं है उनके पास, सारे पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो मेरी जब क्लच प्लेट चली गई, ख़त्म हो गई इसकी क्लच प्लेट, तो मुझे क्लच प्लेट बाई करनी पड़ी कानपुर से। मैंने कानपुर से क्लच प्लेट बाई करके मंगवाई और यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करवाई। बट आप प्रॉब्लम ये समझिए कि जो इनका मैकेनिक था उसकी कंडीशन ये थी कि उसने बोला था कि सर मैं डाल तो दूंगा, बट मुझे 250 सीसी के इंजन का कोई काम इतना अच्छा आता नहीं है, तो गारंटी आपकी है। तो मुझे ये था कि हाँ ठीक है, कैसी भी करके पड़ जाए। मैंने इंस्टॉल करवाई, क्लच प्लेट चेंज करवा ली, बट मुश्किल से 2 दिन ही हुए होंगे, वापस से क्लच प्लेट में सेम प्रॉब्लम आने लगी। गाड़ी का पिकअप नहीं आ रहा है, गाड़ी तीसरे गियर में खिंच नहीं रही है। तो फिर मैंने वापस से एजेंसी में दिखवाया, तो एजेंसी के जो ओनर थे उनने खुद बोला कि आप यहाँ से मत कराओ। तो फिर अब मैं क्या करता, तो फिर मैं गाड़ी को लेकर के गया इलाहाबाद, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा शोरूम है और सर्विस सेंटर भी है। मैं इलाहाबाद गया, इलाहाबाद में जा करके मैंने गाड़ी चेंज करवाई, मैं बोल रहा हूँ, मैंने गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज करवाई। फिर जा करके मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो सबसे पहले तो मेजर इशू मेरे गाड़ी में यही आया था कि क्लच प्लेट इसकी बहुत जल्दी चली गई थी। अगर आप टॉप स्पीड की बात करें तो MT 140 चली जाती है बहुत इजीली, और ये 135 इसकी मैक्स है जो मैंने चला कर देखी है। मैंने यूट्यूब में काफ़ी वीडियो देख रखे हैं, लोगों ने 144 तक चला रखा है। बट वो कंडीशंस अलग होती हैं, वो स्किल्ड ड्राइवर होते हैं और बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। बट मैंने जो अच्छे से हाईवे में यूज़ करके देखा था, सारे इक्विपमेंट्स के साथ में, सारा इंजन अच्छा टैंक फुल करा रखा था, एयर प्रेशर चेक करा रखा था। बट ये 135 आराम से जा रही थी, बट इसके ऊपर मैं नहीं ले जा पाया क्योंकि जा नहीं रही थी इतनी आसानी से। और शायद मैं काफ़ी देर लंबा खींचता तो शायद चली जाती 134 के आसपास, तो मैं चला ही रहा था। 138-37 तक जा सकती थी, बट आई डोंट थिंक कि 31-35 के आराम से ऊपर जाएगी। तो एक मेजर प्रॉब्लम तो ये फेस करनी पड़ी। दूसरा जो एक इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो लोगों ने बहुत कंप्लेन की है, जो कि इसमें मेजर इशू है कि इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आ रहा है। तो एक तो उसकी वजह से और स्पीड टॉप स्पीड गिरती है। अगर इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया होता तो शायद इसकी टॉप स्पीड थोड़ी बढ़ जाती। तो कंपनी ने पता नहीं क्या सोच के किया, तो कंपनी वाले जाने। और इसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे और फेस करनी पड़ी कि इंजन इसका गर्म बहुत जल्दी होता है और आवाज़ बहुत ज़्यादा करता है। तो कंपनी इसका ये क्लेम करती है कि बोर काफ़ी हैवी है, बड़ा है और इंजन काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से ज़्यादा आवाज़ करती है। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि और भी गाड़ियाँ हैं जो इससे ज़्यादा सेम सेगमेंट में भी आती हैं, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, सेम सेगमेंट में 250 सीसी में आती हैं, बट इतना कम आवाज़ करती हैं, इतना इंजन हीट नहीं करता। बात कर लेते हैं एवरेज की। तो एवरेज मुझे जो इसमें गाड़ी मिलता है तो 30 से 35 के बीच में मिलता है। और एक जो इसमें और चीज़ आती है कि अगर आपकी गाड़ी में मान लीजिए तेल 2 लीटर से कम हो जाता है तो गाड़ी एक झटके लेने लगती है। जैसे मान लीजिए आप एकदम से लेंगे तो गाड़ी पिकअप छोड़ देगी, ऐसा लगेगा गाड़ी बंद हो रही है। तो ये 2 लीटर से अगर नीचे होता है, जो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि गाड़ी में चोक नहीं दे रखा है और प्लस इसमें रिजर्व वाला ऑप्शन नहीं है। और अगर राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो अगर आप बैठ के देखें, मेरी हाइट टोटल 5'8" अप्रॉक्स है और मैं ईजिली, मेरे पैर इसमें आराम से पहुंच रही है। मैंने फोल्ड भी कर रखा है थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं आराम से राइडिंग कंफर्ट अच्छा है। पीछे जो पिलियन सीट है इसमें हल्का सा बम्प दे रखा हुआ है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग रूट पे हैं तो अगर आप ऐसे ड्राइव करते हैं तो राइडिंग कंफर्ट अच्छा आता है, आपका पोस्चर सही रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग रूट पे अगर आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो आपकी ऐसे बैक पेन आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। और जो पिलियन है तो उसके लिए भी आपका अगर पिलियन बैठा भी हुआ है तो पिलियन के पैर जो होते हैं ना बहुत आगे नहीं आते, जिससे कि जो ड्राइवर होता है उसको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी। जैसे मैं पिलियन सीट में बैठा हूँ और अगर मैं यहाँ पे पैर रख रहा हूँ ना तो मेरे पैर यहीं तक बस आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो मेरे पैर यहीं तक आ रहे हैं, जिससे जो हमारा ड्राइवर है उसको बहुत कंफर्ट रहता है, दिक्कत नहीं होती। MT में सेम प्रॉब्लम यही आती है, सीट छोटी होने की वजह से ना पिलियन जो रहता है उससे इतना कंफर्टेबल नहीं रहता। बाकी अगर छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो जैसे बाइक का ये पोर्शन आता है तो ये पोर्शन बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर बाइक में हल्का सा भी यहाँ पे ठोकर लग रही है या फिर गाड़ी आपकी गिरती है तो ये पोर्शन बहुत जल्दी आपका वीक होता है, तो ये आवाज़ करने लगता है, ढीला हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत वीक दिया हुआ है, बट हाँ अगर ये हल्का सा इसमें ठोकर पड़ता है ना तो इसके ये जो बोल्ट्स दे रखे हैं ये तो मैंने अलग से डलवा रखे हैं, बट ये जो बोल्ट्स पहले से प्री इंस्टॉल होकर के आते हैं ना ये टूट जाते हैं। ये टूटने के बाद फिर ये आवाज़ करना शुरू कर देता है, जिससे आपको भड़ 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 आवाज़ आना शुरू हो जाती है अगर आप थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं। और एक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे ये छोटे छोटे से दे रखे हैं ना ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं, ये इन्हीं से अटैच रहता है, तो ये ऐसे ऐसे करके हिलने लगता है तो ये आवाज़ करने लगता है।
लेडीज़ के लिए बात करूं तो ये गाड़ी कंफर्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप देख सकते हैं जो फुटरेस्ट दे रखा है पिलियन सीट के लिए बहुत छोटा होता है। तो इन केस अगर लेडीज़ बैठती भी है ना तो उसका एक पैर पूरा ठीक से नहीं आ पाता, दोनों पैर कैसे आएंगे, क्योंकि अगर वो वन साइडेड होकर के बैठती हैं, अगर हाँ दोनों साइड होकर के बैठती हैं तो कंफर्टेबल है क्योंकि दोनों साइड ग्रिप मिल जाती है। बट अगर वो वन साइड होकर के बैठती है ना तो उनके लिए या तो पीछे ग्रिप मिलती है या तो इधर ग्रिप मिलती है, जो कि एक साइड पैरों से कवर हो जाती है। बट बैक साइड, क्योंकि मेन ग्रिप चाहिए होती है ऐसे बैठने पर, बैक साइड पे ग्रिप, ये ग्रिप रिक्वायर्ड होती है, बट इसमें ये ग्रिप आती नहीं है। तो आपको या तो यहाँ ग्रिप करना पड़ेगा जो कि बहुत अनकंफर्टेबल होता है। आप इधर को मुँह करके बैठे हुए हैं, आप इधर पे ग्रिप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी नहीं होने वाला। तो इफ़ आप अगर अपनी मदर या सिस्टर को बैठा करके ले जा रहे हैं तो अगर वो वन साइडेड होकर के बैठती हैं तो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि मैंने यूज़ कर रखा है तो मुझे अच्छे से पता है कि ये प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम है क्योंकि सीट थोड़ी सी ऊंची, सीट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है कि सीट ऊंची है, सीट काफ़ी बड़ी है, कंफर्टेबल है बैठने के लिए, बट इसमें हाँ ग्रिप नहीं आती। और दूसरी बात, पैरों के लिए रेस्ट नहीं मिलता, सिर्फ एक पैर के लिए बहुत ईजिली रेस्ट मिलता है। अगर आप दोनों साइड पैर करके बैठोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे ठीक से। ओवरऑल बात की जाए तो साइड लुक काफ़ी हैवी है, मस्कुलर लगती है बाइक देखने में। साइड से अगर आप किसी को लेकर के पास हो रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति देखेगा तो आपको यही बोलेगा हाँ गाड़ी काफ़ी हैवी है, अच्छी है, मस्कुलर बाइक दिख रही है। लेकिन वही अगर फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा हुड दे रखा है इसका फ्रंट में, तो इसकी वजह से सामने से थोड़ी सी दबी छोटी गाड़ी लगती है, ऐसा लगता नहीं कि 250 सीसी गाड़ी है। बट हाँ वही साइड लुक से तो काफ़ी अच्छा मस्कुलर बना रखा है, इंजन काफ़ी हैवी दिखता है। और ये कुछ यामाहा की अलग से ही स्टाइल है यूज़ करने की, आई डोंट नो इसका क्या यूज़ है। बट हाँ साइड लुक बहुत अच्छा है। बट अगर थोड़ा सा फ्रंट लुक चेंज किया होता या फिर अभी जो इसका फेस लिफ्ट वगैरह कुछ अगर निकालते हैं तो शायद मे बी इसमें कुछ चेंज। बट ऑलरेडी FJ25 का यही आ चुका है, लेटेस्ट वर्जन है, तो इसमें उसने चेंज किया है। बट मुझे तो पहले वाला ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ये तो कुछ खास लगता नहीं देखने में। हाँ रात में ये DRL जल जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है देखने के लिए। रीजन्स जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको ये बाइक बाई नहीं करनी चाहिए फ़िलहाल 2024 में, तो आपको नई बाइक करनी चाहिए। आपके पास अच्छे ऑप्शन है, आप MT-15 की तरफ जा सकते हैं, आप पल्सर में जा सकते हैं। 200 NS बहुत अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए फ़िलहाल। तो ये बाइक आप तभी रख सकते हैं अगर आप यामाहा के शौकीन हैं, आपको एक पावरफुल इंजन चाहिए लॉन्ग रन के लिए। अगर चाहिए कि हाँ मुझे लंबे समय तक गाड़ी यूज़ करनी है और मुझे सिर्फ गाड़ी में पावर चाहिए, मुझे उस सब चीज़ों से मतलब नहीं है कि मुझे गाड़ी भगानी है, मुझे रेस करना है या फिर मुझे टॉप स्पीड चेक करनी है, इन सब चीज़ों के लिए मत जाइए। राइडिंग कंफर्ट की बात करें तो सिंगल पर्सन के लिए राइडिंग कंफर्ट बहुत अच्छा है, डबल पर्सन के लिए विथ लेडीज़ राइडिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए आप लोग डिसाइड कर सकते हैं 2024 में आपको बाइक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन लेंगे 2.5 साल के यूज़र्स के बाद, तो मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को 2.5 साल मेरे यूज़ करने के बाद तो मुझे यही लगता है कि आप लोगों को बाइक नहीं बाई करनी चाहिए। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे MT-15 का रिव्यू, उसको बताएंगे वो आपके लिए कैसी रहेगी, 2024 में बाई करने वर्थ इट है या नहीं। तब तक के लिए राम राम।